अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है के आई इन एसीटोन। ठीक है, के आई इन एसीटोन आपने पढ़ा होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होता है? SN2 रिएक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, और इसमें बोल भी दिया है के आई इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन विद ईच PQRS। 4 कंपाउंड दिए गए हैं, तो आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है बच्चों, समझ रहे हो ना बात को? क्या पूछा है आपने से? रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि मिथाइल क्लोराइड का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है 1 डिग्री वाले अल्काइल क्लोराइड से। ठीक है, फिर किससे? 2 डिग्री वाले से। और फिर 3 डिग्री में तो कहते हैं कि SN2, ठीक है, 2 डिग्री वाले में तो SN2 रिएक्शन, 3 डिग्री वाले में SN2 रिएक्शन तो होता ही नहीं। मतलब इससे जो मिलने वाला प्रोडक्ट होता है SN2 मैकेनिज्म से, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण जो है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब माइनर अमाउंट में मिलते हैं। तो ये तो SN2 शो करता ही नहीं है, और ये तो खैर हमारे कंपटीशन में है भी नहीं यहाँ पर बच्चों। इन चारों को अगर आप गौर से देखेंगे ना, इन चारों को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें से Q जो है ना वो 2 डिग्री का है। ठीक है, Q जो है वो 2 डिग्री का है, और बाकी सारे के सारे 1 डिग्री हैं, और ये है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। तो इन सब बातों से अगर हम इन सारे पॉइंट को नोटिस करें तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है, इससे एक बात क्लियर हो जाता है कि ये जो Q है ना, Q का रेट सबसे कम होने वाला है। Q का SN2 रेट जो है वो सबसे कम होने वाला है। तो Q का सबसे कम होगा, ऐसा देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा 2 ऑप्शन दिया हुआ है, B और D। पहली बात। दूसरी बात आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, अगर अल्काइल क्लोराइड से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो वैसी स्थिति में SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या मैं बोल रहा हूँ? जैसे CH2Cl और यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, ठीक है, तो उसका जो रेट होगा ना वो इससे भी ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। SN2 रिएक्शन में एक बात तो आप मानते हो बच्चों कि न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा आयोडीन I-, ये डायरेक्ट अटैक करेगा। डायरेक्ट अटैक करेगा, बोलिए करेगा कि नहीं? न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर डायरेक्टली अटैक करेगा, सबसे फास्टली अटैक करेगा जिस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी। अब आप सोचिए बच्चों,
यहां पर सोचिए आप कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसके कारण चल रहा है? क्लोरीन के कारण, जिसके कारण यहां पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। और इस वाले में अगर आप गौर से देखिए तो कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और तो और ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप मौजूद हैं बच्चों, ठीक है, इसके कारण भी ये भी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो खींचेगा तो इधर भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया? इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा दिया। बोले तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो यही कारण है ना, यही कारण है कि बच्चों, ठीक है, यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं? SN2 रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी होता है। एक्सप्लेनेशन ये होता है बच्चों कि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें जो है ना निगेटिव चार्ज की मात्रा होती है। क्यों होती है? जैसे देखिए, जब इसके ट्रांजिशन स्टेट को आप देखेंगे तो क्लोरीन इधर जा रहा होगा, तो क्लोरीन निकलेगा तो Cl माइनस, और इधर से I माइनस आ रहा होगा, तो इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है मात्र, ठीक है भाई, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ वो किसके कारण हुआ? इसके कारण हुआ। ये क्लोरीन जब जा रहा था तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और इधर से जो आयोडीन आ रहा है इसके ऊपर भी तो I माइनस मतलब पूरा निगेटिव चार्ज है, और चूंकि ये इसको अप्रोच कर रहा है तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? कम कर देगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो है, ठीक है, कहा जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट में निगेटिव चार्ज की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है और पॉजिटिव चार्ज नेग्लिजिबल होता है। और आप जानते हो कि निगेटिवली चार्ज को एनायन को स्टेबिलिटी मिलती है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा। तो इसलिए भी बोला जाता है कि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना वो स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा। समझ रहे हो ना बात को? तो भाई Q का तो रेट सबसे कम होगा, ये बात तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो उससे हमने दो ऑप्शन निकाल लिए। अब इन सब में अगर आप गौर से देखिए S को, इन सब में अगर आप गौर से देखिए S को, ठीक है, तो आपको क्या पता लग रहा है? अब आपको पता लग रहा है बच्चों, ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग माइनस I इफेक्ट लगाएगा, स्ट्रॉन्ग माइनस M इफेक्ट लगाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और तो और ये जो फिनाइल ग्रुप है ना, फिनाइल ग्रुप, इस फिनाइल में देखिए बच्चों 6 sp2 कार्बन है, और आपको पता है sp2 कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी साथ ही साथ क्या करेगा? माइनस I इफेक्ट लगाएगा। तो ये भी खींचने वाला हो गया, ये भी खींचने वाला हो गया। तो इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई? बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई बच्चों? बहुत ज़्यादा हो गई। पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाने के कारण, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाने के कारण इसका जो रेट होगा इन सब में सबसे ज़्यादा होगा। तो एक बात तो बिल्कुल तय हो गया कि S का होगा सबसे ज़्यादा और Q का होगा सबसे कम। तो अब तो बच्चों ऑप्शन को देखकर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है, ये तो और भी आसान हो गया, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अभी और हम डिस्कशन कर लेते हैं। S का सबसे ज़्यादा हो गया, Q का सबसे कम हो गया। अब रही बात P और R में। P और R में अगर आप गौर से देखिए तो ये आपको 1 डिग्री वाला दिख रहा है और ये आपको मिथाइल क्लोराइड दिख रहा है, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा तो यहाँ पर क्राउडिंग इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। और आपको पता है कि SN2 रेट ऑफ SN2 जो होता है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो होता है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। मतलब हिंड्रेंस जैसे ही आ गया ना तो SN2 रिएक्शन का रेट घट जाएगा। क्यों घट जाता है? क्योंकि डायरेक्ट अटैक होता है, सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बनता है। समझ रहे हो बात को? तो बताइए, ऑब्वियस सी बात है P और R में अगर हम कंपेयर करेंगे तो P का ज़्यादा होगा R से और फिर Q हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों, कहता है हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल केटायन। तो टर्सरी ब्यूटाइल केटायन आपको पता है ये ऐसा होता है, और चूंकि बच्चों ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये कुछ ऐसा होगा। तो पिछले क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखिए तो IIT JEE में देखिए क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। हालांकि IIT JEE के क्वेश्चन में इस तरह का उम्मीद रखना बहुत कम है ना, बहुत कम उम्मीद रखना चाहिए कि ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जहां आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन तो मिला ना, समझ रहे हो बात को। तो बहुत बार ऑप्शन से, ऑब्जेक्टिव वाले में ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल केटायन, तो देखिए टर्सरी ब्यूटाइल केटायन ये बना लिया हमने, और साथ ही साथ 2 ब्यूटीन बोलता है बच्चों, तो 2 ब्यूटीन भी बना लेते हैं। तो बना लिया हमने, 2 ब्यूटीन बना लिया। अब आपको पता हो तो इसमें भी हाइपर कंजुगेशन होता है और इसमें भी हाइपर कंजुगेशन होता है। इसमें हाइपर कंजुगेशन जब होता है बच्चों तो इसके ठीक बगल वाला जो है sp3 कार्बन है उससे लगे हुए हाइड्रोजन जो है बोले तो ये CH बॉन्ड टूट कर यहां पर आता है। तो ये जो CH बॉन्ड टूटता है बच्चों, ये जो सिग्मा बॉन्ड टूटता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो रहा है वो यहाँ के चूंकि sp2 है तो आप समझ रहे हैं, और कार्बो कैटायन भी है तो यहाँ पर एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है? एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा यहाँ पर, जो कि है, मैंने दिखा दिया है। तो कार्बोकेटायन के केस में क्या होता है? कार्बोकेटायन के केस में यहां से सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और इसके प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो बात को? तो वही बोलता है यहां पर कि हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी जो है टर्सरी ब्यूटाइल केटायन में और 2 ब्यूटीन में किसके कारण होता है, ये सब बताना है आपको। यहां पर क्या होता है बच्चों, तो यहां पर देखिए ये सिग्मा बॉन्ड फिर से ये टूटेगा और टूट के, ठीक है, ब्यूटीन में देखिए यहां पर पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड ऑलरेडी जो है ये भी sp2 है बच्चों। तो sp2 है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक p ऑर्बिटल होगा, प्योर p ऑर्बिटल होगा, और वो प्योर p ऑर्बिटल जो है ना इस पर खाली नहीं है, वो इस बार पाई बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए है, पाई बॉन्ड बनाए हुए है। तो इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल तय हो गया, और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि ब्यूटीन में जो है सिग्मा पाई का डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा पाई का डीलोकलाइजेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पाई तो है ही नहीं, यहाँ पर तो पाई है ही नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ा ऑप्शन को भी देखते हैं। कहता है कि हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन से इसको स्टेबिलिटी मिलती है इन दोनों को, किसके कारण से? ठीक है, तो मतलब हाइपर कंजुगेशन जो हो रहा है उसमें डेफिनेशन क्या लगेगा, क्या क्या लॉजिक लगेगा। देखिए अगर आप गौर से देखिए तो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली पूछा जाता है हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, किस किस में हाइपर कंजुगेशन होगा, अल्फाइज कितने होंगे, वगैरह वगैरह, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पूछ लिया उसने। खैर, तो कहता है हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल केटायन, इसमें जो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो यहां पर देखिए बच्चों सिग्मा और p एम्प्टी, ठीक है, मैं यहां पर क्या बोल रहा है कि सिग्मा जो है, सिग्मा कहां जा रहा है, p एम्प्टी में, इसमें बोल रहा है बच्चों सिग्मा p फील्ड में जा रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। यहीं पर यहां पर देखिए बच्चों p फील्ड है ना, p से सिग्मा में जा रहा है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। फिर यहां पर देखिए बच्चों सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार
स्टार का मतलब आपने पढ़ा होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जो भी ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है, वो दो तरह के बनते हैं, ठीक है। एक बनता है बच्चों बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार से दिखाते हैं। आपने पढ़ा होगा सिग्मा 1 स्टार, ठीक है। तो ये स्टार वही है, ये स्टार वही है। तो सीधी सी बात है, आपको ये सोचना है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो चुका है। इसमें क्या बोलता है, सिग्मा यहां से टूटता है और सिग्मा में ही जाता है, जो कि गलत है। सिग्मा टूटता है और सिग्मा में ही जाता है, ये तो गलत हो गया ना। सिग्मा टूटकर तो ये वैकेंट पी में जाता है, तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके तीनों ऑप्शन गलत हो गए। मतलब IIT JEE में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिसमें आप ऑप्शन से ही निर्णय ले सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि IIT JEE की ये भूल है ना, ये बहुत बड़ी भूल है कि इसने ऑप्शन ऐसा बनाया कि पहले पहले पार्ट से ही निर्णय हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला, जबकि हमने इसका सेकंड पार्ट तो डिस्कस भी नहीं किया अभी, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है कि सिग्मा टूटता है और पाई स्टार में जाता है। पाई स्टार है ना, मतलब जो ये प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाए हुए है उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जाता है बच्चों। बॉन्डिंग में तो ये बॉन्ड बना हुआ है ना, तो बॉन्ड में बना हुआ है तो ये कहां से एंट्री लेगा, तो इसके एंटी बॉन्डिंग से ही तो इसमें एंट्री लेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो कि पहले पार्ट से ही निर्णय हो गया। आगे तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो।